हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईटीयू क्लासेस। दोस्तों, जब हम लोग यूपीएससी की बात करते हैं तो जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इवन अगर हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंदर बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं करंट अफेयर का एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग है। इसीलिए हमारे एग्जाम में हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूंगा, जैसा कि कुछ न्यूज पोर्टल्स मैंने यहां पे ओपन कर रखे हैं, आप क्लियरली यहां पे पढ़ सकते हो। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइस शेल्फ इज मेल्टिंग 10 टाइम्स फास्टर देन एक्सपेक्टेड, एक्सपर्ट्स वॉर्न। आप यहां पे देख सकते हो, दूसरा आर्टिकल आप यहां पे देख सकते हो। अंटार्कटिका आइस शेल्फ नियरली द साइज ऑफ लॉस एंजलिस कोलैप्स्ड एज टेम्परेचर सोर टू 40 डिग्री अबव नॉर्मल। आप यहां पे बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हो। कोंगर आइस शेल्फ कोलैप्सेस इन द ईस्ट अंटार्कटिका अप फर्स्ट का मतलब यह है दोस्तों कि यह फिनोमिना एक्चुअली पहली बार हुआ है। इससे पहले ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर इस फिनोमिना को ऑब्जर्व नहीं किया गया था और इसीलिए यह टॉपिक हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई यूनिक अगर कोई चीज होती है ना, यूपीएससी में उसको सबसे पहले पकड़ा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आइस शेल्फ कोलैप्स्ड इन ईस्ट अंटार्कटिका। शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा लोकेशन जान लेते हैं कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, जब वर्ल्ड मैप की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा आपको चीजें पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 23.5 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के मिडल में से पास होता है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पहचान होती है। इंडिया को दो इक्वल पार्ट में लगभग ये डिवाइड करता है। यहां पे मेरे पास जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट के अंदर से पास होके जाता है। हिंट थोड़ा सा आपको मैं दे देता हूं, गुजरात यहां पे आता है, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, बाकी वाले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमारे पास होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड होता है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, जो कि लगभग ऑस्ट्रेलिया के मिडल में से पास होता है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। ये दोनों लैटिट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सन यहां पे वर्टिकल होता है। समर और विंटर में बेसिकली इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में सन ट्रेवल करता है, इसीलिए हीट सरप्लस होता है। हीट सरप्लस होने की वजह से इसको कहा जाता है दोस्तों टोरिड जोन, TORRID। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट होता है वो होता है 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है। तो इस लैटिट्यूड के ऊपर जो भी रीजन होते हैं दोस्तों, उसे कहा जाता है, इसे आर्कटिक सर्कल कहा जाता है बेसिकली। तो इससे ऊपर हमारा जो है आर्कटिक सर्कल शुरू हो जाता है और सदर्न हेमिस्फीयर में हमारा अंटार्कटिक सर्कल शुरू हो जाता है। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहां पर डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और ये बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। 66.5 नॉर्थ और साउथ से जब आप ऊपर जाते हो 90 डिग्री तक, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है और जिसकी वजह से इसे फ्रिजिड जोन भी कहा जाता है। फ्रिजिड जोन। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दोनों के बीच में फर्क जानने की जरूरत है। देखिए, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है, थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप देखो अगर वर्ल्ड को, तो 70% जो लैंड मास है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंडर में होता है। तो लैंड सी कंट्रास्ट होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा गर्म होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आर्कटिक सर्कल का टेम्परेचर अंटार्कटिक सर्कल के टेम्परेचर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गर्म होता है आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक के कंपैरिजन में। अब अंटार्कटिका में यहां पे हमारे पास आ जाता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जैसा कि आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो। तो अंटार्कटिका सर्कल दोस्तों जो है काफी फ्रोजन सिचुएशन में रहता है। वहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आइस शेल्फ मिलती हैं। अगर आप नेक्स्ट डायग्राम में देखो तो आप क्लियरली यहां पे इसमें को भी देख सकते हो। तो ये दोस्तों हो जाता है हमारा अंटार्कटिका। ये जो पिक्चर यहां पे क्लिक कर रखा है ये सदर्न हेमिस्फीयर सदर्न पोल के ऊपर से कर रखा है, इसलिए आपको इस तरह से नजर आ रहा होगा, क्योंकि अर्थ तो स्फेरिकल है ना, फ्लैट थोड़े ना है। तो वो आप थोड़ा क्लियरली यहां पे देख सकते हो। और इसकी थोड़ी सी सेटिंग आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बड़े बड़े ग्लेशियर मैंने आपको बोला यहां पे होते हैं और शेल्फ भी होती हैं। देखिए, शेल्फ और ग्लेशियर में थोड़ा सा फर्क होता है, वो थोड़ा भी आपको मैं बता देता हूं। लेकिन थोड़ा आप देखोगे यहां पे ये रोस आइस शेल्फ है। रोस आइस शेल्फ दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी आइस शेल्फ होती है। ये भी मेल्ट कर रही है
उसके अलावा आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो ये आता है आपका रोनी आइस शेल्फ। ये भी बहुत बड़ी आइस शेल्फ होती है, बहुत बड़ी आइस शेल्फ होती है। उसके अलावा यहां पे देख सकते हो ये देखिए हमारा आता है अंटार्कटिका पेनिनसुला। यहां पे जो है लार्सन आइस शेल्फ पाई जाती है इसके बिल्कुल पास में। थोड़ी थोड़ी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको यह भी पता होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट ने अंटार्कटिका के अंदर एक रिसर्च मिशन भेजा हुआ है। हमारा एक रिसर्च सेंटर वहां पे है। देखिए लोकेशन दिखाता हूं आपको, ये रहे मैत्री, इंडिया लिखा हुआ है ना, तो ये मैत्री है। इंडिया का जो प्रोजेक्ट है, जो रिसर्च स्टेशन है, उसका नाम है मैत्री। हर कंट्री ने भेजा हुआ है, जापान ने भी भेजा हुआ है, देख सकते हो रशिया ने भी भेजा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए ने, मोस्टली हर कंट्री ने रिसर्च के पर्पज से वहां पे भेजा हुआ है। क्योंकि देखिए अंटार्कटिका सर्कल जो है ना, अंटार्कटिका किसी एक कंट्री से तो बिलोंग करता नहीं है, ये वर्ल्ड कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इसलिए सभी लोग इसका यूज करते हैं। यहां पे मेरे पास जो है आपके लिए क्वेश्चन है, आप हमें ये बताओगे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कि आर्कटिक के अंदर इंडिया के कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं, उनका नाम अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये तो चीजें होगी दोस्तों, थोड़ा सा इसकी लोकेशन के बारे में। हम यहां पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, ईस्ट अंटार्कटिका के बारे में बात कर रहे हैं, वेस्ट अंटार्कटिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बताता चलूं कि जो वेस्ट अंटार्कटिका होता है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा गर्म होता है, ईस्ट अंटार्कटिका जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ठंडा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइस शेल्फ होती हैं, जो ग्लेशियर्स होते हैं, इन्हें जो मेल्ट होते हैं वो वेस्ट अंटार्कटिका में ज्यादा होते हैं। ईस्ट अंटार्कटिका में मेल्टिंग के फिनोमिनास बहुत ही कम ऑब्जर्व किए गए हैं पिछले 30-35 सालों में। तो जो वेस्ट वाले जो ग्लेशियर हैं, जैसे रोज शेल्फ मैंने आपको बताया ये भी मेल्ट कर रहा है, ऐसे ही रोनी आइस शेल्फ है ये भी मेल्ट कर रही है। यहीं पे जो है बीच में यहां पे एक और बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है जिसे कहा जाता है डूम्स डे ग्लेशियर। क्या कहते हैं, डूम्स डे ग्लेशियर, क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर में माना जाता है। इसका जो रियल नेम होता है दोस्तों वो होता है थ्वाइट, ठीक है, थ्वाइट ग्लेशियर। यह भी पिछले दिनों काफी न्यूज में रहा था, क्योंकि थ्वाइट ग्लेशियर भी काफी बड़ी संख्या में मेल्ट हो रहा है। देखिए वेस्ट वाली दिक्कत नहीं है, आप यहां पे देख सकते हो लार्सन आइस, लार्सन आइस शेल्फ के अंदर भी हमारे पास ए बी सी 3 तरह की होती हैं, जिसमें से जो है सी तो कंप्लीटली लगभग मेल्ट हो चुका है, ए और बी भी आधा आधा लगभग मेल्ट हो चुका है। वेस्ट में दिक्कत नहीं है, वेस्ट का तो हमारे साइंटिस्ट को पहले से ही पता था कि वेस्ट अंटार्कटिका मेल्ट कर रहा है, लेकिन पहली बार फिनोमिना ऐसा नजर आया है कि ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर भी आइस शेल्फ मेल्ट कर रही हैं। थोड़ा सा आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि जो आइस शेल्फ होती है और जो ग्लेशियर होते हैं उनमें थोड़ा सा क्या फर्क होता है। दोस्तों जो ग्लेशियर होते हैं ना आपके, वो लैंड के ऊपर होते हैं। कहां होते हैं, लैंड के ऊपर होते हैं। लेकिन जो शेल्फ होती है वो पूरी तरह से ओशन वाटर के ऊपर होती है, यानी कि ओशन वाटर के ऊपर टिकी हुई होती है। इसके नीचे से वाटर जाता है और ऊपर आइस होता है, मोटी मोटी आइस होती है, एकदम बहुत बहुत बड़े लेवल पे आइस यहां पे होती है, जैसे कि आप यहां पे पिक्चर में भी देख सकते हो। ये देखिए ये होती है शेल्फ। ग्लेशियर अलग होता है, ग्लेशियर के नीचे जो है लैंड मास होता है, माउंटेन भी हो सकती है, उसके ऊपर जो टिका रहता है वो होता है ग्लेशियर, जो कि लैंड के ऊपर होता है। बहुत सारी शेल्फ यहां पे है ना, ये आपको मैंने जैसा कि यहां पे दिखाया है। शेल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शेल्फ दोस्तों ग्लेशियर को पीछे संभाल के रखता है, उसको रोक के रखता है। शेल्फ ये इंश्योर करता है कि ग्लेशियर तक गर्म हवाएं ना जाएं, गर्म पानी ना जाए, वो मेल्ट ना हो। लेकिन जब शेल्फ ही खुद मेल्ट हो जाएगी तो ग्लेशियर को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यही जो है आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक ये कहता है, एक आइस शेल्फ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और जिस आइस शेल्फ का मतलब ना, जिसका नाम होता है दोस्तों कोंगर आइस शेल्फ। ये कोंगर आइस शेल्फ जो है ईस्ट अंटार्कटिका में पाई जाती है और ये लगातार पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी। इसका एक हिस्सा जो है वो लैंड के साथ जुड़ा हुआ था। यहां पे हमारी पाई जाती है छोटी सी, यहां पे पाई जाती है कोंगर आइस शेल्फ। ये पानी के अंदर फ्लोट करती है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये लैंड के साथ अटैच होती है। और भैया ये थोड़े समय पहले टूट गई, कोलैप्स हो गई। आपको मैं यहां पे दिखा सकता हूं इस वीडियो के अंदर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ट्विटर से मैंने वीडियो उठाया है, कैसे ये कोलैप्स हो रही है वो यहां पे दिखाया गया है। लेकिन एक्सपर्ट जो लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है। क्यों शॉक्ड है? क्योंकि ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर इस तरह के फिनोमिनास पहले नहीं होते थे, पहली बार ऑब्जर्व किए गए हैं। और इन सभी के लिए भैया जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज।
क्लाइमेट चेंज। देखिए जो आइस शेल्फ जो है ये बाहर की तरफ होती है ना, आइस शेल्फ बाहर की तरफ होती हैं, तो ये इंटीरियर जो ग्लेशियर होते हैं इनको गर्म हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, इनको वार्म वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन भैया जब शेल्फ ही नहीं गिरेगी तो प्रोटेक्शन कैसे होगा? सीधी सी बात है। होता क्या है ना, थोड़ा सा आपको लॉजिक समझाता हूं मैं। देखिए ये है हमारी यहाँ पे आइस शेल्फ, जो ब्लू कलर की नजर आ रही है ना, आपको आइस शेल्फ है। आइस शेल्फ के नीचे जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ओशियन का जो सरफेस वाटर है वो गर्म हो रहा है, सरफेस वाटर गर्म हो रहा है, और वो गर्म वाटर जो है वो आइस शेल्फ के नीचे घुस जाता है, तो धीरे धीरे उसको जो है वो नीचे से गर्म करना शुरू कर देता है, और आइस शेल्फ हमारी थिन होती रहती है और एक दिन जाके वो टूट जाती है। यही हुआ इस कोंगर वाले केस में भी, यही हुआ है इस कोंगर वाले केस में भी। बहुत बड़ा है दोस्तों, 1200 स्क्वायर किलोमीटर की ये शेल्फ है। इसका ओवरऑल ग्लोबल जो है सी लेवल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी ये शेल्फ नहीं थी। लेकिन ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि भैया चीजें खराब हो रही हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड स्टेटमेंट में, वो लिखा हुआ है कि मार्च के महीने में, क्योंकि ये जो कोलैप्स हुआ है ना वो 15-16 मार्च के आसपास हुआ है, मार्च के महीने में अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हाई हो गया है। यूजुअली क्या होता है, मार्च के महीने में अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर होता है वो रहता है दोस्तों -25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इस बार ये पहुंच गया -12 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 40 डिग्री ज्यादा हो गया नॉर्मल से। तो भैया मेल्ट तो होना ही है, ब्रेक तो होना ही है, तो आप इससे बच नहीं सकते। दूसरा रीजन यहां पे क्या है, वो है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। ये पहले आपने शायद वर्ड कभी सुना नहीं होगा, ये आपको मैं बता देता हूं एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है। दोस्तों एटमॉस्फेरिक रिवर का मतलब होता है कि जब गर्म हवाएं जिनके अंदर मॉइस्चर होता है वो लैंड के ऊपर चलना शुरू कर देती हैं, तो दीज आर द मॉइस्चर लेडिंग विंड्स एक्चुअली, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ मॉइस्चर। एक चीज आपको और बता देता हूं कि जिस एयर के अंदर मॉइस्चर होता है वो ज्यादा गर्म होती है, जो ड्राई एयर होती है यूजुअली वो ठंडी होती है हायर लैटिट्यूड्स के अंदर। लू की बात मत करिए, लू तो गर्म भी होती है और ड्राई भी होती है, हम यहां पे हायर लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर देखो मॉइस्चर क्या करता है ना दोस्तों, मॉइस्चर हीट को कैप्चर करके रखता है, तभी तो मॉइस्चर होता है ना। तो जहां से वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर कैरी की हुई विंड चलती है तो वहां के सरफेस का टेम्परेचर भी वो धीरे धीरे इंक्रीज करती रहती है। और इस बार ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर ऐसा ही हुआ, वहां पे जो है एटमॉस्फेरिक रिवर चलने लगी, यानी कि मॉइस्चर वाली विंड वहां पे चलने लगी, जिसकी वजह से जो कोंगर आइस शील्ड है वो पूरी तरह से जो है वो कोलैप्स हो गई। उसके अलावा हमारे यहाँ पे रोज शेल्फ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसका नाम हो जाता है डूम्सडे। ये भी डेफिनेटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ एक दो चीज आपको मैं दिखा देता हूं। इसका जो ऑफिशियल नेम होता है दोस्तों वो होता है थ्वाइट्स ग्लेशियर। थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में इसको जो है डूम्सडे ग्लेशियर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ये भी पिघल रहा है, वेस्ट अंटार्कटिका के अंदर भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर ये फिनोमिना काफी नया है, इसीलिए सबके लिए शॉकिंग है। थोड़ा सा बस आपको यहां पे ये चीजें पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए, जो इंडिया का वहां पे जो रिसर्च सेंटर है उसका नाम पता होना चाहिए, डूम्सडे ग्लेशियर कहां है, क्या लोकेशन है, थोड़ा सा आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक काफी ज्यादा न्यूज में था। पिछले साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया आर्कटिक के अंदर इतना इंडिया जो है इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तो आर्कटिक को लेके तो ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है यूपीएससी में, इस बार हो सकता है अंटार्कटिका को लेके आपसे सवाल पूछा जाए, क्योंकि यूपीएससी जानना चाहता है कि जो करंट हैपनिंग्स हो रही हैं आप उनके बारे में कितना अवेयर हो, कितना अवेयर नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा आर्टिकल तक कई सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन यहां पे थी। आई होप आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा। ठीक ठाक समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि इस डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, और अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पे हम लोग रोज आपके लिए न्यूज़पेपर लेके आते हैं, करंट अफेयर लेके आते हैं, उसको का भी आपको मैं नंबर नीचे दे दूंगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। एक मैसेज सेंड कर देना, ग्रुप में हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। ट्विटर पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। दोस्तों इसी के साथ आपका आज का ये जो टॉपिक है मैं यहीं पे खत्म करता हूं। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।